हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। जो आरपीएफ का तैयारी कर रहे हैं, जो एसआई और कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र जो है जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम लोग इस सेशन में जो देखने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो हम लोग पूरा क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं 18/1/2019 के जो एग्जाम हुआ था, जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, जो फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ पेपर में क्वेश्चन है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा, उसके बाद हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा और बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो आप लोग बताइए, उसके बाद हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को सामने यहाँ पर लाता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि जो है स्पष्ट नजर आए, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर रहा है खेल में संगठन जो है फील्ड किससे संबंधित है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कुश्ती, यानी ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है, यानी कुश्ती से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कर है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो आप लोग बताइएगा जो कपास है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो कपास में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है। तो आप सभी लोग को पता होगा चीन में जो है कपास का सर्वाधिक उपज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या भी हम लोग संगे संगे क्वेश्चन का देखते चलेंगे। तो कर रहे कपास भारत में खेती की जाने वाली सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है, और यह कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% है। और भारत में लगभग जो है 67% कपास की पैदावार बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में, और 33% जो है कपास जो होता है पैदावार सिंचित क्षेत्रों में होती है। तो ये सब सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद पढ़िए, कर भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भी है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और नोट में यहाँ पर लिखा गया है, नोट भी आप लोग पढ़िए। कर प्रश्नकाल के समय चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश था। तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा। यानी जब 2019 में पूछा गया था यह क्वेश्चन, तो 2019 के अनुसार हम लोग जो आंसर बतलाएंगे ये चीन बतलाएंगे। अभी जो हो जाएगा ये हमारा देश हो जाएगा, यानी इंडिया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, 2019 के पेपर है तो 2019 के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर चीन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में आप लोग याद रखिएगा हमारा देश 1 नंबर पर हो गया है। तो ये बात को याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है फार्मूला फर्स्ट में कर रहा है फार्मूला फर्स्ट में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाता है। तो आप लोग को बतलाना है जो येलो ध्वज जो पीला कलर का ध्वजा होता है, जो झंडा होता है, उसको वो किसके लिए ये दर्शाया जाता है। तो आप लोग को बतलाना है वो किसके लिए दर्शाता है। तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये जो है खतरा, यानी धीमी होना चाहिए, खतरा के निशानी बतलाता है, यानी आप लोग को धीमे चलना चाहिए। यानी येलो कलर बढ़ गया तो येलो झंडा आप लोग को दिखाई देगा, तो आप लोग को गाड़ी को जो है स्लो कर लेना है। तो इसके लिए दर्शाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। चलिए हम लोग इससे हम लोग संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कर रहा है फार्मूला 1 यानी F1 जो है ये रेसिंग में चालकों को महत्वपूर्ण जानकारी संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित झंडों का प्रयोग किया जाता है। और पीला झंडा जो है आमतौर पर किसी दुर्घटना, रुकी हुई कार या हल्की बारिश के कारण सावधानी बरतने की अवधि का संकेत देता है। और ड्राइवरों से अपेक्षा की जाती है कि वे गति धीमी करें और यदि आवश्यक पड़े तो रुकने के लिए तैयार रहें। तो इसीलिए संकेत दिया जाता है येलो कलर जराकर। तो आप लोग देख सकते हैं। और हरा झंडा या हरा लाइट का आप लोग मतलब समझ लीजिए क्या कर रहा है, दौड़ की शुरुआत या सावधानी अवधि के अंत का संकेत होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और लाल झंडा जो है ये खतरनाक स्थितियों के कारण दौड़ में रोक का संकेत रहता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और जो सफ़ेद झंडा होता है ये दौड़ के अंतिम चरण का संकेत देता है। तो ये सब सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, मैं आप लोग के सामने क्वेश्चन ला देता हूं, तो आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या कर रहा है। पढ़िए कर निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बताइएगा इनमें से कौन सा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये एमपी में है। तो आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये एमपी में यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग बताइएगा।
तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ व्याख्या देख लेते हैं। कर है बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है और यह 518 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सबसे पुराने आरक्षित वनों में से एक है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कर है यहाँ मुख्य रूप से शेर, तेंदुआ और चीतल को संरक्षित किया जाता है। तो आप लोग बात ये पॉइंट को याद रखिएगा। और अगला आप लोग नोट में याद रखिएगा। नोट में आप लोग पढ़िएगा क्या कह रहा है, तो पढ़िए आप लोग नोट में कह रहा है ज्ञातव्य है कि वर्तमान में 567 वन्यजीव अभयारण्य है और 106 राष्ट्रीय उद्यान है और 55 टाइगर रिजर्व है। ये सब सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 567 जो है वन्यजीव अभयारण्य है, 106 राष्ट्रीय उद्यान है और 55 टाइगर रिजर्व है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये सब कहाँ का है आंकड़ा, तो भारत का आंकड़ा है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट पढ़िएगा। करें आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन क्या है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बतलाना है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य आप लोग को बतलाना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। तो आप सभी को पता होगा ओटम थेडल जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। कर रहे हैं आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है वो ये ओटम थेडल है। तो आप लोग याद रखिएगा। कर रहे हैं बिलासिनी नाट्यम भामा कलप और लंबाड़ी डंडारिया और बुट्टा बोमलू इत्यादि ये सब आप लोग याद रखें। जबकि कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और ये सब आप लोग देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो है ये लोक नृत्य है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे पॉइंट कर रहा है चेरोकन जो है चेरोकन पाखू पीला चेरा खुआलम और छेहलामा मिजोरम के लोक नृत्य है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक आप लोग मिजोरम का लोक नृत्य है, तो ये याद रखिएगा। मैं आप लोग को हाईलाइट करता हूँ मिजोरम का लोक नृत्य। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप लोग को मिजोरम का लोक नृत्य याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कर रहा है। मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कर रहा है घेंघा नामक का अपूर्णांक क्या होता है। तो सेंघा नमक का सॉरी गलती पढ़ देता हूँ क्योंकि इतना स्पीड में पढ़ने से जो होता है जीभ लटपटा जाता है। तो आप लोग के लिए इसे आप लोग समझ लीजिएगा अपने से। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो सेंधा नमक है, सेंधा नमक आप लोग देखे होंगे, सेंधा नमक का अपूर्णांक आप लोग को बतलाना है। तो बताइए सेंधा नमक का अपूर्णांक कितना हो जाएगा। तो आप सभी लोग को पता होगा 1.54 हो जाएगा। यानी सेंधा नमक जो है, सेंधा नमक का अपूर्णांक जो हो जाएगा 1.54 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसका हम लोग पॉइंट याद करते हैं। कर रहे हैं घेंघा नमक का अपूर्णांक आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कर रहे हैं अपूर्णांक जो है किसी पदार्थ का अपूर्णांक सूचकांक बताता है कि प्रकाश उस पदार्थ से कितनी तेजी से यात्रा करता है और यह निर्वात में प्रकाश की गति जो है और माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात बताता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पढ़िएगा। कर रहे हैं विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग को बतलाना है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कर्नाटक में स्थित है। तो ये आप लोग बात याद रखिएगा। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है। तो आगे के पॉइंट आप लोग पढ़िएगा। व्याख्या में करें विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये बात भी याद रखिएगा। और यह आप लोग याद रखिएगा पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। इसका निर्माण जो है विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के अधीन किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और विरूपाक्ष मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसे पंपापति मंदिर भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा विरूपाक्ष मंदिर को हम लोग पंपापति मंदिर भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा बाराबती स्टेडियम में स्थित है। तो बाराबती स्टेडियम में स्थित है। तो आप लोग को बतलाना है जो बाराबती स्टेडियम है ये किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा उड़ीसा में स्थित है। ये जो बाराबती स्टेडियम है ये उड़ीसा में उपस्थित है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। कर है अगला पॉइंट पढ़िएगा। जैसे कर है भारत के सबसे पुराने मैदानों में से एक है और यह क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान है। तो आप लोग याद रखिएगा ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के लिए मैदान है। फिर आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या कर रहा है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है एशियाई खेलों
2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या बतलाना है आप लोग को। तो देखिए ये जो है ये खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी खेल से जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये 2018 का पूछा गया है, तो आप लोग इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आप लोग को कि जो खेल से जितना भी क्वेश्चन बनेगा आज के डेट में करंट अफेयर, तो आप लोग को उससे आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पूछा गया तो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 69 पदक जीते थे, तो आप लोग यही बात याद रखिएगा। तो 18वें एशियाई खेलों का आयोजन जो हुआ था 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहर में किया गया था। और इन खेलों की थीम जो था ये फील द एनर्जी ऑफ फील द एनर्जी ऑफ एशिया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। भारत ने 15 स्वर्ण और 24 रजत और 30 जो है कांस्य पदक जीता था। और कुल पदक संख्या जो हो जाता है ये 69 हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला है, अगला कर है जीतकर पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त किया था। तो आप लोगों को पता होगा कि जो 69 पदक जीतकर ये पदक तालिका में जो है हम लोग का जो स्थान आया था ये 8वां स्थान आया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और 2022 में जो एशियाई खेल चीन हांगझाऊ में हुआ था, संपन्न हुआ था, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। 2022 में एशियाई खेल खेल कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा हांगझाऊ चीन में हुआ था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए कर है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो आप सभी को पता होगा जो असम है ये राज्य है, यानी ये यूटी नहीं है, ये स्टेट है। तो आप लोग इसे बताइएगा ये स्टेट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग को याद होगा वर्तमान में जो है 8 यूटी है और 28 राज्य है। तो देखिए कर वर्तमान भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो निम्न है। तो आप लोग याद रखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 3 गो हो गया। उसके बाद चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, और आप लोग याद रखिएगा दमन द्वीप एवं उसके बाद आप लोग याद रखिएगा दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये जो है 8 जो है ये यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप लोग याद रखिएगा इस सारा केंद्र शासित प्रदेश का नाम आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग यहाँ से याद रखिएगा ज्ञातव्य है कि दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेशों को जो है 26 जनवरी 2020 को मतलब एक में मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित बना दिया गया है। तो ये बात याद रखिएगा कब बनाया गया है, तो 26 जनवरी 2020 को ये दोनों को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए कर है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा वो कौन सा ग्रह है जिसे हम लोग विशालकाय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा, ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या देखने से यही एक फायदा होता है कि आपके मन में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी डाउट रहता है वो व्याख्या के अनुसार ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। तो हम लोग इसीलिए व्याख्या को भी जरूर देखते हैं। तो चलिए हम लोग व्याख्या इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। कह रहा है बृहस्पति और सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति, शनि, यूरेनियस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा बृहस्पति का द्रव्यमान जो होता है ये पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर नोट पर याद रखिएगा, नोट में कह रहा है आकार की दृष्टि से ग्रहों का सही अवरोही क्रम आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आकार की दृष्टि से आप लोग बताइएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, तब तक मैं थोड़ा सा आता हूँ, आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन का व्याख्या करें।
तो पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पढ़िएगा, कर रहा है सीडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताइएगा सीडीबी का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा, तो लखनऊ हो जाएगा। यानी सीडीबी का मुख्यालय जो है ये लखनऊ में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन का ये व्याख्या देख लेते हैं। पहले कर रहा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है सीडीबी की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम के क्षेत्रों के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जिसका मुख्यालय जो है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग सीडीबी का मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा और इसका स्थापना याद रखिएगा 2 अप्रैल 1990। ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कर विटामिन B3 का रासायनिक नाम आप लोग को बतलाना है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम बतलाइएगा, क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम आप लोग को बतलाना है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विटामिन B3 तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा था। विटामिन B3 पूछा था शायद। तो हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम तो आप लोग बताइएगा नियासिन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग और विटामिन का हम लोग रासायनिक नाम देख लेते हैं, व्याख्या में दर्शाया गया है। तो हम लोग उससे पहले देखेंगे। तो चलिए मैं आप लोग के सामने लाता हूँ। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता होगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक की वजह से हम लोग को मोटिवेशन जो है मिलता रहता है आगे के सेशन को कंटिन्यू कराने के लिए। तो देखिए यहाँ पर विटामिन का नाम लिखा गया है, रासायनिक नाम लिखा गया है। देखिए जो क्वेश्चन पूछा था विटामिन B3 का जो नाम हो जाएगा रासायनिक नाम ये नियासिन हो जाएगा। और विटामिन B2 का आप लोग याद रखिएगा राइबोफ्लेविन। और विटामिन B1 का आप लोग याद रखिएगा थाइमिन। और विटामिन B7 का याद रखिएगा बायोटीन। तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा, अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कर है कुवैत का मुद्रा नाम क्या है। तो कुवैत का जो है मुद्रा का नाम आप लोग को बतलाना है। तो कुवैत का मुद्रा का नाम आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए कुवैत दिनार। कुवैत का मुद्रा का नाम जो है कुवैत दिनार है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं इसका व्याख्या। कर कुवैत की राजधानी जो है ये कुवैत सिटी है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और इसकी जो है मुद्रा है कुवैत दिनार है। और यह दुनिया का सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा है, ये बात भी याद रखिएगा। सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा कुवैत दिनार, कुवैती दिनार आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद क्या है तो आप लोग बताइएगा। तो ऋग्वेद जो है एक वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। तो आप लोग ये बात बताइएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का व्याख्या देखिए। कर है ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे प्राचीन है और इसमें जो है मंत्रों का संकलन है, और जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋतुओं द्वारा संग्रहित किया गया था। और ऋग्वेद के कुल जो मंत्रों की संख्या जो है ये 10,000 से अधिक है, और इसमें जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद की रचना को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो ऋषि को जो ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र या होत्री के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 कर है हरिद्वार शहर डैश नदी के तट पर स्थित है। तो हरिद्वार आप सभी को पता होगा, हरिद्वार जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ये बात आप लोग को याद होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देख लीजिएगा हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का एक पवित्र नगर था और सनातन हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ भी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसे गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और हरिद्वार शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है और यह हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है जहाँ कुंभ मेला भी लगता है। तो हरिद्वार में कुंभ मेला भी लगता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आप लोग को बतलाना है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, कब से कब तक था इसका कार्यकाल, तो आप लोग बताइएगा। तो कब से कब तक चला था पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। 1974 से 1979 ईस्वी तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चला था।
तो देखिएगा इसका व्याख्या देख लेते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1974 से 1979 तक थी और इस योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन करना। तो ये जो पॉइंट है ये हरदम पूछता रहे आप लोगों के क्वेश्चन में। तो कार्यकाल पूछेगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पूछा है हुआ ही क्वेश्चन है। और एक ये पूछता है कि गरीबी उन्मूलन जो है ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो गरीबी उन्मूलन आएगा तो आप लोग बताइएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट पढ़ते हैं। कर है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, गरीबी उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका मेन थीम था, तो आप लोग याद रखिएगा। और इस योजना का जो जीडीपी लक्ष्य था 4.4% रखा गया था, किंतु 4.8% तक इसमें वृद्धि देखी गई थी, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। कर है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन जो है ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना की हिस्सा नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कौन हो जाएगा। तो प्रावधान जो हो जाएगा ये भारतीय प्रस्तावना की हिस्सा नहीं है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन का थोड़ा बहुत व्याख्या देख लेते हैं। कर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है लेकिन इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी प्रस्तावना जो है आप लोग देखिएगा प्रस्तावना पूछेगा, प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आप लोग बताइएगा अमेरिका। और प्रस्तावना में जो भाषा पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। प्रस्तावना कहेगा तो अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया। और आगे पॉइंट पढ़िएगा। कह रहा है इसमें संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र, न्याय और समानता, बंधुत्व शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे शब्द आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो है 25 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पिछले वाला प्रैक्टिस सेट में यानी जो इससे जस्ट पिछले वाला प्रैक्टिस सेट था उसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा था, तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग 25 से क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जा रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जा रहा है। इसी की वजह से हम 25 क्वेश्चन में इस सेशन को 2 पार्ट में बांट कर हम लोग पढ़ेंगे। तो हर प्रैक्टिस सेट जो रहेगा वो 25 क्वेश्चन का रहेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। इससे पिछला वाला जो था वो 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। कर रहा है किस वर्ष में हाइडे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। तो आप लोग बताइएगा किस वर्ष में हाइडे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा 326 ईसा पूर्व में, यानी 326 BC में लड़ाई हुई थी। तो हाइडे स्पेस की लड़ाई जो हुई थी झेलम के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, यानी झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। और यह जो युद्ध है ये पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है इसमें जो है यूनानियों की जीत हुई थी और जो है पोरस ने आत्मसमर्पण कर दिया था यूनानियों के सामने, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा। कर रहा है बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो आप लोग बताइएगा जो बौद्ध धर्म है इसमें लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है। ये क्वेश्चन हम लोग जो है प्रीवियस ईयर सेट में हम लोग देख चुके हैं। तो प्रीवियस सेट में हम लोग देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो जो पुराने स्टूडेंट जो शुरू से जुड़े हुए हैं हमसे वो इस क्वेश्चन का आंसर बतला देंगे। तो आप लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जन्म से संबंधित है, यानी जो बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक जो है ये धर्म से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है बौद्ध धर्म में कमल और बैल जो है, कलम और बुल जिसे कह सकते हैं, बैल या बुल, तो ये प्रतीक जो है ये जन्म से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा। और अश्व का प्रतीक जो है ये महाभिनिष्क्रमण से संबंधित है, यानी त्याग से संबंधित है। तो ये किसका है, तो महानिष्क्रमण से संबंधित कौन है, तो आप लोग बताइएगा अश्व का प्रतीक। तो आप लोग ये पॉइंट को याद रखिएगा। और बोधि वृक्ष जो है ये ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। और आप लोग याद रखिएगा
और जो है ये चक्र जैसे पहिया का प्रतीक जो है ये धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इस पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर हरदम क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसे आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा। और डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा समावेशी विकास। समावेशी विकास इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन आप लोग व्याख्या पढ़िए कर है। समावेशी विकास एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। और समावेशी विकास की अवधारणा जो है सर्वप्रथम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत की गई थी और इस योजना में समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें अवसरों की समानता उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगर है एफडीआई का विस्तार क्या है, यानी एफडीआई का आप लोग फुल फॉर्म बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एफडीआई का आप लोग को राइट आंसर बतलाना है। इस क्वेश्चन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यानी विस्तार क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है एफडीआई का विस्तार जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका जो है जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंग्लिश में। करे इसमें किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यवसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। तो ये बात याद रखिएगा। और वित्तीय वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा जो है एफडीआई सिंगापुर ने भारत में किया है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, सिंगापुर ने भारत में किया है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल की डैश के रूप में जाना जाता है, यानी बाहरी परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताइएगा क्रस्ट के नाम से जानते हैं, यानी क्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग बताइएगा। चलिए हम लोग इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रहा है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को क्रस्ट या भूपरपट्टी कहा जाता है और यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है और यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और भूपरपट्टी की मोटाई जो है महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई जो होती है ये 5 किलोमीटर है और जबकि महाद्वीपों के निचले में आप लोग ये देख सकते हैं 30 किलोमीटर तक है। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने मैं लाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 24 से पढ़िए। आप लोग कर रहा है सल्फर के एक प्रतीक क्या है। तो सल्फर का आप लोग को बतलाना है कौन सा प्रतीक हो जाएगा। तो सल्फर के प्रतीक का कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तो जल्दी से बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा एस। आप लोग देखे होंगे सल्फर जो है एस ले डिनोट किया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर एस बताइएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं व्याख्या में कुछ कहा नहीं होगा। कर है गंधक या सल्फर का एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक जो होता है एस होता है और परमाणु क्रमांक जो होता है 16 होता है और यह प्रचुर बहुसंयोजी और अधात्विक है। और सामान्य परिस्थितियों में सल्फर परमाणु एक रासायनिक सूत्र जो है S8 के साथ चक्रीय अष्टकोणीय अणु बनाते हैं और मौलिक सल्फर कमरे के तापमान पर एक चमकदार पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत का विधि आयोग एक डैश है। तो कौन है भारत का विधि आयोग। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए गैर वैधानिक सलाहकार निकाय, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत के जो विधि आयोग एक है तो गैर वैधानिक सलाहकार निकाय हैं। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का व्याख्या देखिए अगर है भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है
और भारत सरकार जो है विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य के विभाग की एक अधिसूचना द्वारा कानून के क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ गठित किया गया है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा और आगे पढ़िए। कर रहा है आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार सरकार को रिपोर्ट के रूप में सिफारिश प्रस्तुत करता है और पहला विधि आयोग जो है वर्ष 1834 ईस्वी में ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और इसके बाद आप लोग को देखिएगा कर है इसकी अध्यक्षता जो है लॉर्ड मैकाले ने की थी, तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग याद रखिएगा समय जो है 22वें विधि आयोग को 24 फरवरी 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसका कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष जो थे, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप कि आज का जो सेशन है आप लोग को जो है पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर इसका पीडीएफ आप लोग पाना चाहते हैं, यानी आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जुड़ जाइएगा उससे। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे हम लोग का जो है हौसला मिलता है आगे के सेशन को कंटिन्यू कराने का। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का जो हौसला है आप ही लोग बढ़ाते हैं तो आगे के सेशन कराने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी